जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग-अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया था। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ये महाभारत में भी अंगुत्तर निकाय में, श्री छांदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में। तो यह है अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन बी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। ये है अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार एवं कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र जहां महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था। जनवसब सूत्र में केवल 12 राज्यों के नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवत सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहां नाम कुछ भिन्न प्रकार से है। जैसा कि जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में भी मिलता है 16 महाजनपदों की सूची, लेकिन उनके नाम भिन्न हैं। और बौद्ध ग्रंथ में ये 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। यही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त या पाल। तो ये गुप्त शासकों ने बनवाया था। नालंदा एक विश्वविख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण भारत में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन या डी रसायन विज्ञान। तो यह था बौद्ध धर्म दर्शन। यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया था। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू गई थी? ए राजस्व एकत्रित करने हेतु, बी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। तो मनसबदारी व्यवस्था शुरुआत की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। और इसके देखते हैं आगे। धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु ये नहीं है, और स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ये नहीं है। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी: पदाधिकारी का वरीयता क्रम, दूसरा वेतनमान, तीसरा सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार का अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्यों ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। कथन ए और आर को चुनना है।
कथन ए 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर बिहार का पतन हो गया। कारण महाबिहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो दोनों एक कथन सही है। नालंदा महावीर बिहार का पतन हो गया, लेकिन इसका कारण सही नहीं है। सॉरी, इसमें दोनों कथन सही है। महाबिहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, कारण भी सही है, लेकिन ये इसकी पतन का कारण नहीं था। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाबिहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो यह हुआ था ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का उदय। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईस्वी पूर्व था। मगध की राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, या सी गिरिब्रिज या चंपा? मगध की राजधानी पहले गिरिब्रिज थी, बाद में पाटलिपुत्र। इसका दोनों उत्तर सही है। दिए गए विकल्प में ए और सी सही है। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रिज थी, बाद में उदयी ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला शासक जरासंध था, जिसने गिरिब्रिज को अपनी राजधानी बनाया। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ये मौर्य, बी शुंग, सी कर्ण, सी गुप्त या डी कुषाण? नंद वंश के पश्चात यह था मौर्यों ने। मौर्य। नंद वंश 344 से 324 ईसा पूर्व की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। उग्रसेन, जिन्हें पुराणों में महापद्म कहा गया, दूसरा पंडुक, तीसरा पंडुगनी, चौथा भूतपाल, पांचवा राष्ट्रपाल, छठा गोविसाकर, 10वां दशसिद्धक, कैवट तथा धनानंद। नंद वंश में जनता के बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने घनानंद की हत्या कर नंदवंश का अंत कर दिया। अतः विकल्प ए सही है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, विशाखदत्त द्वारा कृत मुद्रा राक्षस में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तृत वर्णन है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को बीरबल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धुंधीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा।
मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से दो अन्य राजाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है, देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका बंधितम। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ए महापद्म, बी धनानंद, सी सुकल्प या डी चंद्रगुप्त मौर्य। महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रशाल उसका सेनापति था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला मुख्यतः बना था। ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का या मिट्टी का। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्नूपर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी हर्षवर्धन या डी शिवाजी। तो अष्टप्रधान का गठन किया था शिवाजी ने। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमन, सेनापति, पंडित राय और न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार या डी कुणाल। तो मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त ने। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के शिलालेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों में जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत में अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जा सकता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है कि वह दक्षिण पश्चिम भारत में भी उसका प्रभुत्व था। यह ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था जूनागढ़, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक ने यूनानी गवर्नर तुसाप से इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनर्त तथा सुराष्ट्र कहा गया है। इसे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रभाव मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका या डी कलिंग। तो अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका शामिल नहीं था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र एवं ताम्रपर्णी को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रयत्न तथा सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर या डी राजगीर। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा
पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मुगली कुत्तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। अशोक के शिलालेखों इंस्क्रिप्शंस में प्रयुक्त भाषा है ए संस्कृत, बी प्राकृतिक, सी पाली या डी हिंदी। तो यह है प्राकृतिक। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः इसके शिलालेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख एवं गृहलेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। वे स्थान है शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुडी तथा सुपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला में अरामेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेक लिपियों सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से अरामेक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाता था? तो लिखा जाता था खरोष्टी लिपि। यह दाहिने से बाईं ओर लिखा जाता था। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, लैसन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी, खरोष्टी लिपि। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, बी शांति और अहिंसा, सी बड़ों का सम्मान, या डी धार्मिक सहनशीलता, या उपइन में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो अशोक के धर्म का मूल संदेश था, इसमें एक से अधिक है। शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता और राजा के प्रति वफादारी। ऑप्शन ई। अशोक धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है: अपासिनवे बहु के आने, दया दाने, सचे सोचे महादय साध्वे च। अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही उत्तर विकल्प ई हो। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है: ए मास्की का लघु स्तंभ, बी रुमुंदेई स्तंभ, सी क्वीन स्तंभ, या डी भाब्रू स्तंभ। तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाब्रू स्तंभ में। भाब्रू बैराट स्तंभलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। प्रियदर्शी लाजा मागध एवं अभिवादेतनु तत्आया पबावा धंधंच, ये उस लिपि की भाषा थी। वह अभिलेख अशोक की बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो वह जाने जाते थे प्रियदर्शी। अशोक के शिलालेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियाँ, सी धार्मिक जीवन, या डी सामाजिक जीवन। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियाँ पे प्रकाश डाला गया है, ना कि आर्थिक नीतियों पे।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो यह है आर्थिक संबंध नहीं, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। ये है विदेश नीति। ये दोनों एक से अधिक है। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। ए दार्शनिक, बी कृषक, सी पशुपालक, चौथा कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। इस मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेखों में, शिव पुराणों में, डी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। तो मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ये किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी किसने लिखी? तो यह किसी अज्ञात ने लिखी थी, पर उनमें से कोई नहीं। पेरिप्लस और इरिथ्रियन सी, एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस, यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवशेषों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसमें भारत के निर्यात आयात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख मिलता है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ए दिव्या दान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका या अशोक शिलालेख। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है इंडिका में, मेगास्थनीज की पुस्तक। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों की एस्ट्रोनोमी कहता है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। वसुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सरस्वती के संगम पर हर्यकवंशी शासक उदयन ने की थी। वह अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ए विश्वामित्र सिंह, बी मीनांडर, सी वेंकटफिशेस या डी गौतम पुत्र सातकर्णी। तो सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया वेंकटफिशेस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक वेंकटफिशेस ने को स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। गांधार की कला की गांधार शैली कुषाणों के समय में फली फूली थी। कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली, मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर कब्जा किया?
तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर शासन किया। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया था। वसुदेव ने जिन नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व व कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है गिरनार के अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से या सी हाथीकुंभा के लेख के साथ या सारनाथ लेख के साथ। तो राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथीकुंभा लेख के साथ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल ये क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल से स्टार्ट हो गया था, किस काल से शुरू हो गया था, उसकी विशेषता थी। यह गुप्त काल की विशेषता थी कि वहां से क्रमिक परिवर्तन और वहां नष्ट होना शुरू हो गया था। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर जाने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में आयात निर्यात और व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो वह था ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ये क्लियर नहीं है, इसे मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर इसका आगे का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ए गुप्त वंश, बी पाल वंश, सी राष्ट्रकूट या प्रतिहार? तो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में ब्राह्मणों और मंदिरों को दिया गया था गुप्त वंश के शासनकाल में। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों, बाकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।